हेलो फैमिली, मेरा नाम है निखिल और तुम्हारा स्वागत है 20th सेंचुरीज बॉयज के पार्ट 8 में, जहां आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले चैप्टर नंबर 71 से लेकर चैप्टर नंबर 85 तक, यानी कि अगेन 15 चैप्टर्स। और गाइस, आज की वीडियो सच में बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाली है, बिकॉज फाइनली जिस चीज की हाइप पिछले 70 चैप्टर से बनाई जा रही थी, यानी कि 31 दिसंबर 2000 की रात को आखिर हुआ क्या था। इस बारे में तुम्हें आज की इस वीडियो में पता चलेगा कि आखिर कैसे अपना फ्रेंड केंजी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है और आगे जाकर इस न्यू वर्ल्ड का रूलर बनता है। बट उससे पहले, अगर तुमने इससे पहले के 20th सेंचुरीज बॉयज के पार्ट्स को नहीं देखा है तो तुम सिंपली ऊपर आई बटन के ऊपर टैप कर देख लेना, इधर किधर ही लिंक आ रहा होगा। बाकी अगर तुमने उन सभी पार्ट्स को पहले से देख लिया है तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। रिकैप टाइम। गाइस, इससे पहले के पार्ट्स में हमने देखा था कि कैसे सारे के सारे पुलिस वाले फ्रेंड से मिले हुए थे एंड इसी वजह से वो गैंगस्टर ली का हत्यारा, यानी कि वो तिल वाला पुलिस वाला ब्रैटनी की लोकेशन तक पहुंच जाता है एंड उसे मार देता है। बट वो पुलिस वाला और किसी को मार पाता उससे पहले वहाँ पर कान आ जाती है एंड इस वजह से वो पुलिस वाला वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें ओचो दिखाया जाता है, जो कि 14 साल से अंडरग्राउंड सेल के अंदर बंद था एंड वो फाइनली उस मंगाका की हेल्प से बड़ी मुश्किलों के बाद में उस जेल से भागने में कामयाब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें कोइजुमी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जो कि उस ब्लडी न्यू ईयर ईव पर हुए हादसे के लिए हिस्ट्री रिपोर्ट तैयार कर रही होती है एंड इसलिए इस बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते करते वो सीधा जाकर मिलती है गॉड से। और अब आगे चैप्टर नंबर 71, गॉड्स ऑटोग्राफ। गाइस, मांगा की स्टार्टिंग में हम उसी तिल वाले पुलिस वाले को देखते हैं, जो कि अभी अभी एक पर्सन को मार देता है और जिस पर्सन को उसने मारा होता है वो एक होमलेस बंदा होता है। एंड गाइस, हम देखते हैं कि उस मरे हुए आदमी के पास में कई सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और ठीक तभी वहां पर ओचो और वो मांगा काया भी पहुंच जाते हैं। एंड वहां पर जब ओचो कुछ लोगों से बातचीत करता है तो उसे ये पता चलता है कि कुछ दिनों से पुलिस वाले होमलेस बंदों के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। और एक आदमी तो ओचो को ये भी बताता है कि हमें यह बंदा काफी दिनों से एक पुलिस वाले के साथ दिख रहा था। वैसे कुछ पुलिस वाले अच्छे भी होते हैं। और हाँ, मुझे अभी अभी याद आया, थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक पुलिस वाला आया था जो कि किसी 17 साल की लड़की के बारे में पूछताछ कर रहा था। एंड गाइस, हम देखते कि ओचो उस पर्सन की बात सुनकर ये समझ जाता है कि वो पुलिस वाला काना की बात कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते कि कोइजुमी अपनी हिस्ट्री रिपोर्ट के लिए गॉड से बात कर रही थी। बेसिकली वो केंजी और उस ब्लडी न्यू ईयर ईव के बारे में पूछताछ कर रही थी। बट गाइस, हम देखते कि गॉड कोइजुमी को अपना ऑटोग्राफ देकर वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर कोइजुमी गॉड से कहती है कि आखिरकार मैं इसका करूँ क्या। बट तभी कोइजुमी ये चीज नोटिस करती है कि गॉड के आसपास भिखारियों का झुंड इकट्ठा हो गया था, जो कि गॉड को चारों तरफ से घेरकर उससे ऑटोग्राफ मांग रहे थे। और तब जाकर कोइजुमी को ये याद आता है कि ये तो वही फेमस बंदा है कामिनागा क्योतारो, जो कि अपनी फ्यूचर देखने की पावर से बहुत ज्यादा अमीर हो गया था और अभी अभी वो स्पेस में भी जाकर आया था। देन तभी हम देखते कि वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं, जो कि उन होमलेस बंदों के कार्डबोर्ड से बने हुए घर को तोड़ने लगते हैं। बट तभी उन पुलिस वालों में से एक बंदा ओचो और उस मांगाकाया को पहचान लेता है और जैसे ही ओचो ये चीज नोटिस करता है, ओचो उस मांगाकाया को लेकर भागने लगता है। बट तभी उन दोनों को भागते हुए वो तिल वाला पुलिसमैन भी देख लेता है एंड वो भी उन दोनों का पीछा करने लगता है। और तभी वो तिल वाला पुलिसमैन अपनी गन निकालकर एक बंदे को शूट कर देता है, जो कि बिल्कुल ओचो की तरह दिख रहा था। बट हम देखते कि इस चीज से उस पुलिस वाले को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो बोलता है, चलो मुझे ये तो पता चल गया कि तुम शिंजुकू में हो। एंड गाइस, हम देखते कि ओचो और वो मांगाकाया ऊपर से ये सब कुछ देख रहे थे। देन ओचो उस मांगाकाया से ये बोलता है कि तुम अब और ज्यादा मेरे साथ नहीं रह सकते हो, जल्दी से जाकर अंडरग्राउंड हो जाओ और अंडरग्राउंड होकर अपनी मांगा पब्लिश करो। बट वो मांगाकाया ओचो से बोलता है कि क्या तुम मुझे अपनी कहानी बता सकते हो, मैं अब एक नई मांगा लिखना चाहता हूँ तुम्हारी कहानी के ऊपर। जिस पर अपना ओचो उस मांगाकाया को अपनी स्टोरी बताने के लिए मान जाता है कि आखिरकार उस ब्लडी न्यू ईयर ईव पर हुआ क्या था। वही दूसरी तरफ हम कोइजुमी को देखते हैं, जिसे कि गॉड भी यही स्टोरी सुनाने वाला होता है। चैप्टर नंबर 72, ट्रूथ। गाइस, हम देखते कि फाइनली हमें 31 दिसंबर 2000 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उस जायंट रोबोट के अटैक की वजह से सड़क पर हर जगह सिर्फ और सिर्फ लोगों की लाशें पड़ी थी। एंड गाइस, हम देखते कि ये सब खून खराबा देखकर योशितुने लिटरली उल्टी कर देता है। ठीक तभी वहां पर ओचो आता है, जो कि उन सभी को ये बताता है कि फ्रेंड ने सारी की सारी तबाही का इल्जाम सिर्फ और सिर्फ केंजी के माथे मर दिया था। उसने तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से फंसा दिया केंजी। इस पर अपना केंजी ओचो से बोलता है, वैसे भी
इन सब चीजों का आइडिया असल में मेरा ही था। बट ठीक तभी केंजी को एक बात याद आती है और वो अपने दोस्तों से बोलता है, ये रोबोट या तो ह्यूमन कंट्रोल से चल रहा है या फिर रिमोट कंट्रोल से। अगर कोई इंसान इसे रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर रहा है तो हो ना हो वो किसी न किसी ऊंची बिल्डिंग के ऊपर होगा। और फिर केंजी वहां से भागकर उस रिमोट कंट्रोल को ढूंढने लगता है। और गाइस हम देखते कि केंजी को देखकर योशितुने और फुकाबे भी उसका पीछा करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपना ओचो युकीजी की बाइक लेकर निकलता है, ये कहते हुए कि हो ना हो फ्रेंडशिप पार्टी के हेडक्वार्टर से कोई ना कोई इस रोबोट को कंट्रोल कर रहा होगा। एंड गाइस हम देखते कि युकीजी और मोनचेन भी गाड़ी में बैठकर ओचो का पीछा करने लगते हैं। और जब वो तीनों फ्रेंडशिप पार्टी के हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं तब ओचो युकीजी से ये बोलता है, प्लीज तुम काना के पास जाओ, क्योंकि अगर हम में से किसी को भी कुछ भी होता है तो काना के पास कोई आदमी होना चाहिए उसे संभालने के लिए। बट गाइस हम देखते कि युकीजी ओचो की बात को नहीं मानती है और फिर वो तीनों मिलकर फ्रेंड के हेडक्वार्टर में जाने लगते हैं। चैप्टर नंबर 73 कंट्रोल रूम। वेल गाइस फ्रेंड के हेडक्वार्टर में जाकर वो सभी लोग कम्प्लीटली शॉक हो जाते हैं, बिकॉज वो पूरी की पूरी बिल्डिंग एकदम खाली पड़ी थी। फिर वो सभी मिलकर सबसे ऊपर वाले रूम में चेक करने के लिए जाते हैं। एंड गाइस जो कुछ भी उन लोगों को दिखता है वो देखकर वो सभी कम्प्लीटली शॉक हो जाते हैं। वेल गाइस वो सभी लोग देखते कि वहाँ पर बहुत सारे टीवी लग रहे थे जिस पर पूरे के पूरे शहर की डिस्ट्रक्शन दिखाई जा रही थी। और वहाँ पर कई सारे लोग मिलकर उस तबाही को देखकर हंस रहे थे, जो कि उन सभी लोगों के सामने जाकर फायर करता है। और फिर ओचो अपनी बंदूक को उस स्क्रीन कंट्रोल करने वाले बंदे की तरफ घुमाते हुए बोलता है, मुझे जल्दी बता कि आखिर इस रोबोट का रिमोट कंट्रोल कहाँ है। और तभी ओचो को उन सारे टीवीज के अंदर से एक टीवी के अंदर एक बंदा दिखता है जो कि एक बिल्डिंग के छत के ऊपर खड़ा था एंड उसके हाथ में एक लैपटॉप भी था। जो देखकर ओचो तुरंत केंजी के पास फोन लगाता है और वो उसे ये बताता है कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बिल्कुल अपोजिट साइड वाली बिल्डिंग पर एक बंदा है जो कि मुझे लगता है कि उस रोबोट को कंट्रोल कर रहा है। और जैसे ही केंजी ओचो की ये बात सुनता है वो तुरंत भागकर उस बिल्डिंग के पास जाता है। एंड जब केंजी उस बिल्डिंग के छत पर जाकर देखता है तो उसे अपने सामने फुकाबे दिखता है जो कि पहले से उस बिल्डिंग पर मौजूद था। एंड गाइस जब केंजी थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वो ये देखकर कम्प्लीटली शॉक हो जाता है कि उस बिल्डिंग के ऊपर लैपटॉप के साथ में फ्रेंड खड़ा था। और फुकाबे केंजी को ये बताता है कि यही बंदा उस रोबोट को कंट्रोल कर रहा है। अब गाइस थोड़ी देर रुको, मुझे पता नहीं अंदर से ऐसा क्यों लग रहा है कि इन सभी कांडों के पीछे जो बंदा है वो और कोई नहीं बल्कि फुकाबे है। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से लगा, तो मुझे लगा कि तुम्हें बता दूं। चैप्टर नंबर 74 शोडाउन। वेल गाइस हम देखते कि फुकाबे फ्रेंड के ऊपर अपनी गन पॉइंट करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें शूट कर कर ये सब कुछ अभी खत्म कर दूंगा। लेकिन केंजी फुकाबे को ऐसा करने से रोकता है, उससे ये कहते हुए कि फ्रेंड ही काना का बाप है। एंड केंजी की ये बात सुनकर फुकाबे भी अपनी गन नीचे कर देता है। एंड फुकाबे फ्रेंड की तरफ बढ़ने लगता है, ये कहते हुए, मैं जानता हूँ कि तुम सादा क्यों, स्कूल टाइम के दौरान मैं तुम्हारा एक लौता दोस्त था। सारे लोग मिलकर तुम्हें अक्सर बहुत ज्यादा बुली किया करते थे, तो वो लोग तुम्हारे साथ मुझे भी बुली ना करने लगे, इसलिए मैंने तुमसे दोस्ती तोड़ दी थी। तुम ये सब चीजें मुझसे बदला लेने के लिए कर रहे हो ना। तुमने मेरी वाइफ को अपने कल्ट से ऑब्सेस्ड कर लिया। इन सब चीजों में केंजी की बहन को फंसाया और इवन डोंकी तक को भी मार दिया। एंड गाइस हम देखते कि फुकाबे फ्रेंड को रोकने के लिए वो बैरिकेड कूदकर बिल्डिंग के दूसरी तरफ चला जाता है। और गाइस मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मुझे अंदर से एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आ रही है कि इन सारे कांडों के पीछे कहीं ना कहीं फुकाबे का हाथ है। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से लग रहा है आज बार बार। मूविंग ऑन हम देखते कि फुकाबे जैसे ही उस बिल्डिंग के दूसरी तरफ जाता है वो फ्रेंड से छीना झपटी करने लगता है ताकि वो उसका लैपटॉप छीन सके। और इन सभी छीना झपटी के दौरान फ्रेंड का मास्क भी उतर जाता है। बट तभी अनफॉर्चुनेटली फुकाबे का पैर फिसलता है एंड फुकाबे और फ्रेंड वो दोनों उस बिल्डिंग से नीचे गिरने लगते हैं। एंड गाइस उस बिल्डिंग से नीचे गिरते वक्त फुकाबे केंजी को ये बताता है कि ये बंदा फ्रेंड नहीं है। चैप्टर नंबर 75 फुकाबे। वेल गाइस हम देखते कि उस बिल्डिंग से नीचे गिरकर फुकाबे और उस बंदे की मौत हो जाती है। और फिर केंजी अपने सभी दोस्तों को ये बताता है कि फुकाबे उस बंदे से रिमोट छीनते हुए कैसे उस बिल्डिंग से नीचे गिर गया था। एंड गाइस हम देखते कि फुकाबे की मौत की खबर सुनकर वो सारे लोग अंदर तक टूट जाते हैं। और तभी ओचो केंजी को ये बताता है कि वो असली रिमोट कंट्रोल नहीं था, बिकॉज रोबोट अभी तक भी नहीं रुका। एंड गाइस ये सब सुनकर केंजी का खोपड़ा लिटरली खराब हो जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में मार्वो से बोलता
बोलता है जल्द से जल्द यहाँ पर ट्रक और डायनामाइट लेकर पहुंचो। दूसरी तरफ हम देखते कि ओचो गुस्से में वहाँ की सारी स्क्रीन तोड़ देता है और वो उन सभी लोगों से पूछने लगता है कि असली रिमोट कहाँ पर है। बट तभी वो स्क्रीन वाला बंदा ओचो से बोलता है तुम आखिर किस रिमोट कंट्रोल की बात कर रहे हो, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि फ्रेंड उड़ सकता है। और ओचो उस बंदे की ये बात सुनकर कम्प्लीटली शॉक हो जाता है। देन गाइस सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि केंजी और मार्वो ट्रक लेकर उस रोबोट की तरफ बढ़ने लगते हैं और फिर मार्वो फुकाबी की याद में उसका फेवरेट सॉन्ग चलाता है। और गाइस हम वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पर ये स्टोरी गॉड कोइजुमी को सुना रहा था और ये कहानी सुनकर कोइजुमी गॉड से पूछती है कि आखिर उसके बाद केंजी का क्या हुआ, जिस पर अपना गॉड कोइजुमी को ये बताता है। ठीक तभी हमें केंजी के ट्रांसमीटर से हमें केंजी के ट्रक के अंदर चल रहे गाने की आवाज आती है जो कि था 1970 का रॉक सॉन्ग 20th सेंचुरीज बॉयज। एंड गाइस यहीं से इस मांगा का नाम भी आया है, फुकाबे की याद में फ्रेंड और 20th सेंचुरीज बॉयज। तुम समझ रहे हो ना लिंक? मुझे अभी भी लग रहा है कि फुकाबे ही फ्रेंड है। बाकी तुम्हारे क्या ओपिनियन है कमेंट कर जरूर बताना। चैप्टर नंबर 76 एंट्री। वेल गाइस हमें गवर्नमेंट के कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि अपने अपनी फाइल लेकर प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंचते हैं और वो लोग प्राइम मिनिस्टर को ये बताते हैं कि उस रोबोट के अटैक से और जो वायरस लोगों में वो रोबोट फैला रहा है उसकी वजह से अब तक लगभग 5000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और ये सब सुनकर उन सबकी लिटरली फटके हाथ में आ जाती है। फिर प्राइम मिनिस्टर उन सभी लोगों से बोलता है कि अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, जल्द से जल्द डिफेंस टीम को तैयार करो और उस रोबोट को उड़ा दो। लेकिन तभी प्राइम मिनिस्टर को ये खबर पता लगती है कि उस रोबोट के ऊपर रेडियो एक्टिव का सिंबल बना हुआ था। और तभी प्राइम मिनिस्टर का एक एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर से ये बोलता है मुझे लगता है कि ये पक्का ब्लफ है, वो आखिर इतनी छोटी सी चीज के अंदर एटॉमिक एनर्जी फिट नहीं कर सकते। बट तभी वहाँ खड़ा दूसरा बंदा बोलता है लेकिन अगर ये बात सच हुई तो सिर्फ एक झटके के अंदर हमारा पूरा का पूरा शहर उड़ जाएगा। जिसे सुनकर प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि अब हम उस रोबोट पर अटैक करने का जोखिम नहीं उठा सकते। ठीक तभी उनकी कमेटी मीटिंग में आता है मांजो में इंचू फ्रेंडशिप पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए और अपना मांजो में प्राइम मिनिस्टर से बोलता है सर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल सही वक्त पर आया हूँ। दूसरी तरफ ओचो केंजी के पास पहुँचता है एंड वो मोनचैन और यूकीजी को पीछे रुकने के लिए बोलता है बिकॉज उनके पास सिर्फ 3 ही सूट थे जो कि उन्हें उस वायरस से बचा सकते थे। यहाँ यूकीजी उनसे कहती है प्लीज तुम सब जिंदा वापस आना। और फिर वो लोग सूट वगैरह पहनकर अपने ट्रक को उस रोबोट की टांगों के पास ले जाते हैं। चैप्टर नंबर 77 डिसीजन। वेल गाइस हम देखते कि जब केंजी और उसके दोस्त रोबोट तक पहुंच जाते हैं तो वो सब ये देखकर कम्प्लीटली शॉक हो जाते हैं कि वो रोबोट सच में बहुत ज्यादा चीप मटेरियल से बना था एंड उस रोबोट की मशीनों को छुपाने के लिए उसके ऊपर फटे पुराने कपड़ों को टांगा गया था और इसी कारण से वो रोबोट सच में इतना ज्यादा क्रीपी लग रहा था और उस रोबोट का ऊपरी पार्ट बिल्कुल एक बलून की तरह था। ठीक तभी केंजी एकदम से ऊपर देखता है तो उसे ये दिखता है कि उस रोबोट के अंदर एक कॉकपिट बना हुआ था जहाँ से वो पूरा का पूरा रोबोट कंट्रोल हो रहा था। और वहां तक पहुंचने के लिए केंजी ट्रक से छलांग लगाकर उन चिड्डियों तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मांजोमे को जो कि प्राइम मिनिस्टर से बोलता है कि हमने उस वायरस का एंटीडोट बना लिया है। फ्रेंड लगभग 2 सालों से लेबोरेटरी के अंदर उस वायरस का एंटीडोट बना रहा था और हमने उस वायरस के एंटीडोट को दूसरी कंट्रीज को भी भेज दिया और बाकी का एंटीडोट नैनीता सिटी के अंदर है। और मांजोमे की ये बात सुनकर प्राइम मिनिस्टर जल्द से जल्द उस वैक्सीन को टोक्यो मंगाने का ऑर्डर देता है और फिर वो मांजोमे को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया भी कहता है। जिस पर मांजोमे पीएम से बोलता है मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, मैं तो बस फ्रेंड के ऑर्डर को फॉलो करता हूँ। वैसे हमने उस रोबोट को रोकने के लिए एक बैरिकेड मॉन्यूमेंट बना लिया है। और तभी मांजोमे के पास एक कॉल आता है और उसे ये पता चलता है कि फ्रेंड उस मॉन्यूमेंट के ऊपर चढ़ा हुआ था। और मांजोमे रोते हुए प्राइम मिनिस्टर से बोलता है कि फ्रेंड दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते कि ओचो केंजी को वो डायनामाइट का बैग पकड़ा देता है और वो अपना हाथ केंजी की तरफ बढ़ाता है उसे ऊपर खींचने के लिए। लेकिन केंजी ओचो से ये बोलता है कि मैं बस 2 सेकंड के अंदर अपना काम खत्म कर आता हूँ ओचो। एंड गाइस हम देखते कि वो कपड़ा फटता है और ओचो वहां से नीचे गिर जाता है। चैप्टर नंबर 78 रोबोट।
वेल गाइस, हमें केंजी के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केंजी और उसके दोस्त रोबोट के बारे में बात कर रहे थे और केंजी अपने दोस्तों को उस रोबोट की ड्राइंग बनाकर सबको ये दिखाता है कि इस रोबोट के अंदर एक कॉकपिट भी होना चाहिए। देन गाइस हम वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पर केंजी उस कॉकपिट के अंदर जा रहा था। यहाँ पर ओचो वॉकी टॉकी के जरिए केंजी से बोल रहा था, केंजी मुझे सच में नहीं लगता कि हमें इस रोबोट को उड़ाना चाहिए। इस रोबोट के ऊपर आखिर रेडियो एक्टिव का साइन बना हुआ है। बट इस पर केंजी ओचो से बोलता है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता ओचो, इस रोबोट के अंदर एटॉमिक एनर्जी फिट नहीं हो सकती। और जब केंजी उस रोबोट के कॉकपिट के अंदर पहुंच जाता है तो वो ये देखता है कि वहाँ पर एक डॉल को बैठा रखा था और वो सारे के सारे कंट्रोल भी बिल्कुल फेक थे। उसके बाद केंजी उस पूरे रोबोट के अंदर डायनामाइट लगा देता है और केंजी ओचो और मार्वो से ये बोलता है, जितना जल्दी हो सके तुम सब लोग उस रोबोट से दूर हट जाओ क्योंकि सिर्फ 3 मिनट के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। बट तभी हम देखते कि केंजी के पीछे फ्रेंड की एक वीडियो चलती है और केंजी फ्रेंड को देखकर बोलता है, इसका मतलब जो बंदा मरा वो तुम नहीं थे। बट गाइस फ्रेंड केंजी से बोलता है, मुझे तुम्हारे साथ खेलने में सच में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है केंजी कुन, चलो और ज्यादा खेलते हैं। और गाइस जब केंजी अपने सामने देखता है तो वो ये देखकर कंप्लीटली शॉक हो जाता है कि फ्रेंड इस वक्त उसके सामने वाले एक्सपोर्ट टावर के ऊपर चढ़ा हुआ था। चैप्टर नंबर 79, केंजी सॉन्ग। वेल गाइस फ्रेंड केंजी से बोलता है, जल्दी वहाँ से बाहर निकलो केंजी, बस 3 मिनट में धमाका होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ केंजी फ्रेंड से बोलता है, साले कायर अपना मास्क हटा और अपनी शक्ल दिखा। एंड गाइस सरप्राइजिंगली केंजी की बात सुनकर फ्रेंड लिटरली अपना मास्क हटा देता है और फ्रेंड की असली शक्ल देखकर केंजी की फट के हाथ में आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम केंजी के दोस्तों को देखते हैं जो कि चिल्ला रहे होते हैं कि केंजी तुम जल्दी से उस रोबोट से बाहर निकलो, एक्सप्लोजन बस होने ही वाला है। बट गाइस ठीक अभी 12 बज जाते हैं और 21st सेंचुरी चालू हो जाती है। और गाइस मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इस समय वॉइस ओवर करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मूविंग ऑन हम वापस फ्यूचर में आते 2014 में जहाँ पर अपनी काना चूनो को ये स्टोरी सुना रही थी। अब देखो गाइस 3 लोग 3 सेम जगह पर ये सेम स्टोरी सुना रहे थे। पहला तो ओचो उस मांगाकाया को, दूसरा गॉड उस लड़की कोइजुमी को एंड तीसरा अपनी काना चूनो को और चौथा मैं तुम्हें। वैसे यारो सुनने में काफी ज्यादा अजीब साउंड करता है ना। यहाँ अपना चूनो काना से बोलता है कि आखिर तुम्हारे अंकल का क्या हुआ, जिस पर काना चूनो को ये बताती है कि उस स्पॉट पर बहुत बड़ा धमाका हुआ और फिर वो एक कैसेट निकालकर एक गाना चलाती है जो कि उसके अंकल केंजी का था। तुम्हें याद ही होगा गाइस 31 दिसंबर 2000 की रात को जब केंजी काना को कॉल लगाता है और काना उसका कॉल नहीं उठाती है तब वो ये सॉन्ग रोड पर बजाता है और चूनो काना के गाने को सुनकर रोते हुए बोलता है, तुम्हारे अंकल की सिंगिंग सच में बहुत ज्यादा खराब है। चैप्टर नंबर 80, योर राइट। वेल गाइस अब हम चैप्टर नंबर 80 से सीधा जाते हैं चैप्टर नंबर 1 पर, ह्यूमन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। और जिन भी लोगों ने ह्यूमैनिटी को बचाने में साथ दिया था वो सभी लोग स्टेज पर आते हैं और इस बार हमें उन सभी की शक्ल दिखाई जाती है जो कि और कोई नहीं बल्कि अपने फ्रेंड के लोग थे, मांजो में इंचो और उसके बाकी के नमूने। देन मांजो में इंचो स्टेज पर स्पीच देते हुए बोलता है कि इन सारी की सारी तालियों का हकदार सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिर आपको इतनी ज्यादा पेनफुल इमेज भला कैसे दिखाऊं। उस इंसान ने अपनी जान की बाजी लगाकर हम सबको बचाया, द पर्सन हु बॉन्ड दी ऑल द ह्यूमैनिटी टुगेदर फ्रेंड। और मांजोमे के पीछे हमें एक वीडियो दिखाई जाती है जहां पर हॉस्पिटल के अंदर फ्रेंड पूरी तरीके से पट्टियों से ढका हुआ था और फ्रेंड उन सभी लोगों से बोलता है, लेट्स जॉइन द हैंड एंड वॉक टुगेदर। और सारे के सारे लोग फ्रेंड की ये बात सुनकर तालियां बजाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम गॉड को देखते हैं जहाँ पर कोइजुमी गॉड से कहती है, इसका मतलब हमें जो कुछ भी इंटरनेट और बुक्स में फ्रेंड के बारे में बताया गया है क्या वो सब कुछ झूठ है। ठीक तभी गॉड उस रामन वाले से काना के बारे में पूछता है एंड गाइस अपना गॉड उसी शॉप के अंदर होता है जहाँ पर काना काम करती थी। यहाँ कोइजुमी गॉड से बोलती कि आखिर ये काना कौन है, जिस पर गॉड कोइजुमी को ये बताता है कि काना और कोई नहीं बल्कि केंजी की भतीजी है। और ये सुनकर कोइजुमी बोलती है, कहीं आपका मतलब वो एंदो काना से तो नहीं है, वो तो मेरे स्कूल में पढ़ती है। फिर गॉड कोइजुमी से ये भी कहता है कि मैंने तुम्हें जो स्टोरी सुनाई है इसके बारे में किसी से भी डिस्कस मत करना वरना तुम खामा-खाम मारी जाओगी। और गॉड की ये बात सुनकर कोइजुमी इतना ज्यादा डर जाती है कि वो अपने टीचर से अपना टॉपिक चेंज करने के लिए बोल देती है, लेकिन कोइजुमी का टीचर कोइजुमी से बोलता है कि अब तुम्हारे टॉपिक को चेंज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और अब तो तुम्हारी मदद के लिए फ्रेंडशिप पार्टी ने तामोदाची लैंड की एक टिकट भी भेजी है। यहाँ पर कोइजुमी का टीचर कोइजुमी से बोलता है, तुम सच में बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम्हें इतनी महान जगह जाने का मौका
मिल रहा है। तुम्हें वहाँ से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। एंड गाइस हम देखते कि कोइजुमी फ्रेंड की एक बस में बैठकर तामोदाची लैंड के लिए निकल जाती है और ठीक तभी हमें उन सभी लोगों की गाइड दिखाई जाती है जो कि बस में बैठे सभी पैसेंजर को एक एक स्पून देती है, उन सभी से ये कहते हुए अब चलो मैजिक देखना, सब साथ में बोलो बैंड। और जैसे ही वो सारे लोग बैंड बोलते हैं उन सभी लोगों की चम्मच सरप्राइजिंगली टेढ़ी हो जाती है, जो देखकर कोइजुमी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब देखो गाइस, अगर तुमने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है और अगर तुम्हें मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इस वीडियो को बनाने में सच में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। बाकी अगर तुमने मेरी हाइड आउट की सीरीज को चेकआउट नहीं करा है तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम सिंपली एंड स्क्रीन के ऊपर टैप कर देख लेना, बहुत ज्यादा कमाल की सीरीज है। चैप्टर नंबर 81 तामोदाची लैंड। वेल गाइस, अब हम चैप्टर की स्टार्टिंग में केंजी को देखते हैं, बट वो असल में नहीं होता। वेल गाइस, कोइजुमी तामोदाची लैंड पर गेम खेल रही थी जिसमें केंजी, ओचो और उसके सारे के सारे दोस्त कोइजुमी के दुश्मन होते हैं जिन्हें की कोइजुमी गन से शूट कर रही थी। ठीक तभी वहाँ पर कोइजुमी की गाइड भी आ जाती है जिन्हें की सिंपली ड्रीम नेविगेटर कहा जाता है, ताकासुकी। एंड गाइस, कोइजुमी के टीचर कोइजुमी से बोलती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, नेक्स्ट वीकेंड तक तुम सारे के सारे एनिमीज को मारना सीख जाओगी। ठीक तभी हम देखते कि बात करते करते कोइजुमी के हाथ से एक पेपर गिरता है और जैसे ही वो पेपर जमीन को छूता है ठीक तभी वहाँ पर एक क्लीनर आकर उसे जल्दी से साफ कर देता है। अब देखो गाइस, तामोदाची लैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर इन सभी बच्चों को बुलाकर कुछ क्लास और कुछ एक्टिविटी के थ्रू इनका ब्रेन वॉश किया जाता है। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी कोइजुमी नहा रही थी। ठीक तभी वो ये नोटिस करती है कि बाहर से वही क्लीनर उनके रूम के अंदर ताकाजाकी कर रहा था और जैसे ही कोइजुमी ये नोटिस करती है वो इमीडिएटली ये बात वहाँ पर हर किसी को बता देती है, बट तब तक वो क्लीनर वहाँ से भाग चुका था। देन सीन शिफ्ट होता है और हम कोइजुमी को देखते हैं जो कि अपने रूम में हेडफोन लगाकर सिंपली गाने सुन रही थी, बट ठीक तभी वहाँ पर उसकी ड्रीम नेविगेटर आती है और वो कोइजुमी से उसके हेडफोन छीन लेती है, उससे ये कहते हुए कि यहाँ पर ये सब चीजें अलाउड नहीं है। अब गाइस, कोइजुमी ये समझ जाती है कि हो ना हो कहीं से वो लोग उसे देख रहे हैं और कोइजुमी पूरे रूम में इधर उधर होकर उनके स्पाई कैमरा ढूंढने लगती है, बट तभी उसे उस कमरे में ढूंढते ढूंढते एक पिक्चर के पीछे दीवार पर लिखा हुआ मिलता है हेल्प मी। चैप्टर नंबर 82 एस्केप। वेल गाइस, हम देखते कि कोइजुमी टीवी चलाकर देखती है जिसमें एक्सपो 2015 की खबर चल रही होती है। अब यहाँ पर कोइजुमी को ये लग रहा था कि भाई ये सारे के सारे लोग अब टोटली पागल हो चुके हैं, ये सारे के सारे लोग मिलकर मेरा ब्रेन वॉश करने पर तुल चुके हैं, इसलिए कोइजुमी रात में चुपचाप तामोदाची लैंड से भागने की कोशिश करती है। बट अनफॉर्चुनेटली कोइजुमी को ऐसा करते हुए वहाँ के गार्ड्स देख लेते हैं एंड वो गार्ड्स कोइजुमी को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं, बट समहाउ वो अपनी कोइजुमी उन गार्ड से बचकर एक जगह पर छुप जाती है। बट तभी कोइजुमी ये नोटिस करती है कि वो गार्ड्स किसी और लड़की का पीछा कर रहे थे जो कि बिल्कुल उसी की तरह वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। ठीक तभी वहाँ पर कोइजुमी की ड्रीम नेविगेटर आती है जो कि उस लड़की को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है और गाइस ये देखकर कोइजुमी की लिटरली फट जाती है। बट गाइस, तभी हम देखते कि कोइजुमी के पीछे से वही क्लीनर आता है जो कि कोइजुमी की पिक्चर क्लिक करने लगता है। यहाँ पर कोइजुमी उस क्लीनर से बोलती है जो कि मुझे बाथरूम से झांक कर देख रहे थे, बट गाइस हम देखते कि वो क्लीनर कोइजुमी को पूरी तरीके से इग्नोर करता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चलने लगता है। देन कोइजुमी भी उस क्लीनर का पीछा करती है और फिर वो क्लीनर कोइजुमी को अंडरग्राउंड टनल से होते हुए तामोदाची लैंड से बाहर निकाल देता है। एंड ये देखकर कोइजुमी पूरी तरीके से हैरान हो जाती है कि ये साला आखिरकार है कौन। ठीक तभी हम देखते कि बाहर दो बंदे खड़े थे जो कि उस क्लीनर को कैप्टन कह के बुला रहे थे। फिर वो क्लीनर कोइजुमी को अपनी गाड़ी में बैठाता है एंड गाइस, जब कोइजुमी उस क्लीनर की आंखों को देखती है तो वो ये देखकर कंप्लीटली शॉक हो जाती है कि वो क्लीनर और कोई नहीं बल्कि अपना योशितुने था। चैप्टर नंबर 83 ए रिक्वेस्ट। वेल गाइस, हम देखते कि योशितुने कोइजुमी को अपने बेस तक ले जाता है। यहाँ पर अपनी कोइजुमी योशितुने से बोलती है कि उसे वापस अपने घर पर जाना है, बट योशितुने उसे मना कर देता है, उससे ये कहते हुए कि अगर तुम यहाँ से भाग भी गई तो वो लोग तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे तुम्हें मारने के लिए। एंड फिर अपनी कोइजुमी योशितुने से बोलती है कि फिर मैं आखिरकार अपने घर कैसे जाऊंगी, जिस पर योशितुने कोइजुमी को ये बताता है कि आज वापस से 50 नए बच्चे एनरोल हुए थे, अगर तुम्हारी रैंक 48 या फिर उससे कम
हुई तो तुम अनफॉर्चुनेटली फेल हो जाओगी और फिर तुम्हें दोबारा तामोदाची लैंड जाना पड़ेगा। एंड फिर कोइजुमी के बार बार कहने पर योशितुने कोइजुमी को उसकी रैंक बताता है जो कि अनफॉर्चुनेटली 49 होती है। यहाँ योशितुने कोइजुमी से बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे सारी की सारी स्ट्रेटेजीज पता है कि आखिर ये सारे के सारे टेस्ट पास कैसे करने हैं, तुम्हें बस वही करना होगा जो कि मैं तुमसे कहूंगा एंड फिर तुम बड़ी आसानी से टॉप 3 रैंक तक पहुंच जाओगी। बट उसमें भी थोड़ा खतरा है, लेकिन वो सब अब तुम्हारी विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या तुम उसे झेल भी पाओगी या फिर नहीं। यहाँ पर ऑब्वियसली कोइजुमी योशितुने से बोलती है मगर क्यों, आखिर टॉप 3 के साथ होता क्या है। और योशितुने कोइजुमी को ये बताता है कि जो भी टॉप 3 होते हैं उन्हें बोनस स्टेज पर जाने का मौका मिलता है। योशितुने कोइजुमी को ये भी बताता है कि मैंने एक स्टूडेंट को टॉप 3 तक पहुंचने में मदद की थी, लेकिन जब वो स्टूडेंट बोनस स्टेज से वापस लौटा तो वो बस पागलों की तरह मुस्कुरा रहा था। लेकिन जब मैं उस स्टूडेंट के रूम में गया था तो मैंने देखा कि उस बच्चे के रूम में एक डॉल लटकी हुई थी एंड उसके कमरे में हर जगह लिखा हुआ था हेल्प मी। यहाँ कोइजुमी योशितुने से पूछती है कि कहीं वो कमरा 206 तो नहीं है, जिस पर योशितुने से सिंपली हाँ कर देता है। एंड इस पर कोइजुमी योशितुने से बोलती है अरे ये तो मेरा कमरा है। यहाँ योशितुने कोइजुमी से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम बोनस स्टेज तक जाओ एंड वहाँ तुम्हारे साथ जो कुछ भी होता है वो वापस आकर मुझे बताओ। एंड अपना योशितुने कोइजुमी को दिखाता है कि आखिर उस लड़के ने उसे क्या रिपोर्ट दी थी। वेल गाइस, हम देखते कि उस कागज के ऊपर लिखा हुआ था आई मीट फ्रेंड एंड प्ले विथ हिम। चैप्टर नंबर 84 ग्रेड्स। वेल गाइस, अब योशितुने ने जैसा जैसा कोइजुमी को बताया था, कोइजुमी बिल्कुल वैसा वैसा कर सारे के सारे टेस्ट पार कर रही होती है, जिसे देखकर वो ड्रीम नेविगेटर भी कम्प्लीटली शॉक हो जाती है। एंड गाइस, लास्ट में कोइजुमी का वर्चुअल शूटिंग टेस्ट होता है जिसे कोइजुमी बहुत अच्छी तरीके से पास कर लेती है। अब जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो कोइजुमी ने इतना तगड़ा परफॉर्म किया होता है कि वो लिटरली टॉप 3 में आ जाती है। अब योशितुने कोइजुमी को वार्निंग देता है कि जब भी बोनस स्टेज का टेस्ट होता है तो योशितुने जितनी बार भी टेस्ट के बाद उस रूम में गया था उसे हर बार वहाँ पर बहुत सारा खून मिलता था। देन सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बोनस स्टेज के लिए उन तीनों को वीआर हेडसेट लगा दिए जाते हैं और कोइजुमी फाइनली वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर एंटर कर जाती है। और उस वर्ल्ड में एंटर करते ही कोइजुमी ये चीज नोटिस करती है कि कोई तो है जो कि पीछे से उसकी स्कर्ट खींच रहा था। एंड कोइजुमी जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे दिखता है कि निंजा हथौड़ी का मास्क पहनकर वहाँ पर एक बच्चा खड़ा था और वो बच्चा कोइजुमी से बोलता है लेट्स प्ले एंड फिर वो बच्चा वहां से भाग जाता है। चैप्टर नंबर 85 द प्लान। वेल गाइस, हम देखते कि कोइजुमी ये सोच ही रही होती है कि आखिर वो कहाँ आ गई। ठीक तभी कोइजुमी एक दुकान के पास जाकर एक पेपर पढ़ती है तो वो ये देखकर कम्प्लीटली शॉक हो जाती है कि वो इस समय 1972 में थी। उसके बाद कोइजुमी को साइड में केंजी और केंजी का ग्रुप दिखता है एंड जब वो लोग एक दूसरे को अपने नाम से बुला देते हैं तो कोइजुमी ये समझ जाती है कि ये तो केंजी के गैंग के लोग हैं। एंड वो सब लोग आपस में बात कर रहे थे कि शहर में एक भूतिया घर है जहाँ आज वो सब लोग आधी रात के समय जाएंगे ये देखने के लिए कि क्या वहाँ पर भूत है भी या फिर नहीं। एंड गाइस, यहाँ पर हम देखते हैं कि कोइजुमी भी उनकी दोस्त बनकर उनके साथ घूम रही थी। एंड रात के समय केंजी कोइजुमी को अपने बेस पर सोने भी देता है। ठीक तभी आधी रात के समय केंजी कोइजुमी को जगाता है उससे ये कहते हुए द हाउस ऑन दी हैंगिंग हिल ऑन ए टेस्ट ऑफ करेज। एंड उसके बाद वो सब लोग जाते हैं उस भूतिया घर में। और गाइस, यहीं पर फाइनली 20th सेंचुरीज बॉयज का पार्ट 8 खत्म हो जाता है। अब देखो गाइस, 20th सेंचुरीज बॉयज का पार्ट 9 सच में बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाला है बिकॉज कोइजुमी फ्रेंड की शक्ल देखने वाली है, अपना ओचो काना से मिलने वाला है और वो तिल वाला पुलिसमैन ऑलमोस्ट काना को मारने वाला है। और गाइस, ये सभी कमाल की चीज तुम्हें देखने को मिलेगी 20th सेंचुरीज बॉयज के पार्ट 9 में। और अगर तुम भी 20th सेंचुरीज बॉयज का पार्ट 9 चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना ओचो। 120 कमेंट का टारगेट है, बाकी जितनी जल्दी टारगेट कंप्लीट होगा मैं वीडियो को उतनी जल्दी अपलोड कर दूंगा। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे 20th सेंचुरीज बॉयज के पार्ट 9 में, तब तक के लिए अरिगातो।